हाय मेरे प्रिय छात्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 साइंस में। ये भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है जिसका नाम प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम पहले टॉपिक की बात करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास में इसमें प्रकाश। प्रकाश क्या है आखिरकार? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। आप समझिएगा ज़रा थोड़ा ध्यान से, और जब इसे पढ़ें तो अपनी कॉपी पेंसिल लेकर साथ बैठें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप अपने नोट्स तैयार कर सकें। तो प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को उत्तेजित करता है, या हम ये कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है और वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश के गुण की। प्रकाश का गुण, प्रकाश सरल तथा सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। एक दूसरा गुण है इसका, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो कहा जा सकता है प्रकाश एक विद्युतीय तरंग है, इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा गुण है इसका, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अब बात करते हैं प्रकाश की चाल की। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये थे प्रकाश के गुण। इसमें इतना भी कहा जा सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये सबसे अधिक होती है। और यदि बात करें सबसे कम कहाँ होती है, तो वो सबसे कम होती है हीरे में। हीरे में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। याद रहेगा, किसमें? हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो आपको याद हो गया होगा प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे चलन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, प्रकाश की हीरे में चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बात आगे समझ गए। बात करते हैं इससे आगे टॉपिक की। इससे आगे टॉपिक है हमारे पास में प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश के परावर्तन की यदि हम बात करें तो प्रकाश का परावर्तन जो है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लो ये हमारे पास में कोई एक समतल तल है और कोई प्रकाश इधर से आया और वो इधर से ऐसे निकल गया, यानी कि जब इधर से प्रकाश चल के आया, जिस माध्यम से वो आ रहा था उसी माध्यम से यदि वो वापस लौट जाता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। दूसरी बात, जिस रेखा से आया है इसे बोलते हैं हम आपतित किरण, और जिससे वो जाता है उसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। जैसे कि आप नीचे दिए गए एक चित्र में देख सकेंगे। हमारे पास में एक चित्र दिया है, इसमें इस चित्र को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। हमारे पास में एक रेखा समतल है, जो किरण आई उसे बोलते हैं हम आपतित किरण, जो किरण गुजर के गई उसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। इन दोनों के बिल्कुल मध्य एक हमारे पास में अभिलंब होता है, और जिस बिंदु पे ये तीनों आकर मिलते हैं उसे बोलते हैं हम आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं? आपतन बिंदु। ये याद रखिएगा।
ये होता है हमारा आपतन बिंदु। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण अब प्रकाश की किरण यहाँ से निकल के शुरू हुई थी, प्रकाश की किरण किसी चिकने या समतल तल पर आकर गिरती है और उसी माध्यम में वो वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या जैसे कि ऊपर दिया है, उच्च कोटि के पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाली अधिकांश प्रकाश की किरणें परावर्तित कर देता है। ये देखिए पहले आती हैं और फिर उन्हें क्या कर देता है, वो परावर्तित कर देता है। तो ऐसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम की। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ध्यान से देखो, एक चीज़ तो ये है कि जो हमारे पास आपतित किरण थी, उस आपतित किरण और अभिलंब के बिल्कुल मध्य जो हमारा कोण बना होता है, उसे डिनोट करते हैं हम आई से और उसे बोलते हैं हम आपतन कोण। सेम ऐसे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना होता है, उसे डिनोट करते हैं हम आर से और इस कोण का नाम होता है परावर्तन कोण। तो हम ये कह सकते हैं, आप देख भी रहे होंगे चित्र में, कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा पॉइंट बनता है इसमें, देखो ध्यान से, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों कहाँ हैं, एक ही तल में हैं। तो हम कह सकते हैं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, इसका नाम बताया था हमने आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा परावर्तित किरण कौन सी है, ये वाली जो गई थी, सभी एक ही तल में होते हैं। तो दोनों नियम याद हो गए होंगे आपके। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कौन कौन से, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दोनों नियम हमारे ये हैं। और प्रकाश का परावर्तन बताया, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से 2 परिवर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती हों या प्रतिच्छेद होती प्रतीत हुई हों। 2 किरणें प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत हो रही हो या वे क्या हो जाती हों, प्रतिच्छेद हो जाती हों। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर एक दर्पण है, हमारे पास में कोई शीशा मान लेते हैं और कोई व्यक्ति हमारा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, जब हमारी इसकी प्रकाश की किरणें निकल के जाएंगी तो वे प्रतिच्छेद होती हुई भी प्रतीत होंगी और प्रतिच्छेद हो भी सकती हैं। तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परिवर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती हों। और जैसे कि ये किरणें पड़ी और वे आपस में क्या दिखाई देंगी, हमें प्रतिच्छेद होती हुई दिखाई देंगी, तो उसे घटना को हम कहेंगे प्रतिबिंब, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। वे 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं। पहला प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब। तो अब हम पढ़ लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में यदि हम बात करें, 2 प्रतिबिंब होते हैं हमारे पास, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। जो हमारा दर्पण पे बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं। तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती हुई केवल प्रतीत होती हैं। वे प्रतिच्छेद हुई हों या ना हुई हों, केवल प्रतीत हो रही हों, कि प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो वो बनता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में दूसरा पॉइंट है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है
और जो आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा बनता है। तो हम इसे याद कर सकते हैं। यदि हमारे से केवल वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया है तो हम उसमें लिखेंगे यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और यदि आभासी प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। इससे आगे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो समतल द्वारा प्रतिबिंब का बनने में हमें क्या याद करना होगा? जब हमारा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। ये हमारे पास में समतल आप देख पा रहे होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। आभासी और सीधा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु के दर्पण से दूरी होती है। उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। अगर यहाँ पे कोई दर्पण है और वो इससे कोई इतनी दूरी पर कोई भी वस्तु रखी हुई है, तो वो जितनी दूरी पे ये वस्तु रखी हुई है इतनी ही दूरी पर उसका क्या बनेगा? इधर जाके प्रतिबिंब बनेगा। आप दर्पण में देखते होंगे, आपका भी प्रतिबिंब बनता है। जब आप किसी शीशे के सामने खड़े हो जाते हो तो आपका प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देता है? उस शीशे दर्पण में दिखाई देता है। प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। अब बात करते हैं ये पार्श्व परावर्तित क्या है। तो पार्श्व परावर्तित की बात करें यदि हम तो इसमें हम याद कर सकते हैं पार्श्व प्रतिबिंब, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां दायां प्रतीत होता है। जब आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाते हो तो आपको दायां भाग जो है वो बायां दिखाई देता है और जो बायां भाग है वो दायां दिखाई देता है। अब बात करते हैं दर्पण क्या होते हैं। तो दर्पण की यदि हम बात करें तो दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो दर्पण की बात करते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से दर्पण होते हैं? एक दर्पण होता है हमारा समतल दर्पण, एक हमारा होता है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। तो हम इसमें समतल दर्पण नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे 10th क्लास में केवल गोलीय दर्पण। तो 10th क्लास में केवल गोलीय दर्पण के ऊपर डिस्कस करेंगे। और गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। वो कौन से होते हैं? दो प्रकार के। जो हमारे पास में गोलीय दर्पण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास में अवतल दर्पण और दूसरा होता है हमारे पास में उत्तल दर्पण। बात समझ रहे हो? तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बात कर लेते हैं चलो आगे की टॉपिक की। तो गोलीय दर्पण, सबसे पहला भाग आता है हमारा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर तथा बाहर की ओर वक्रित होता है। यानी गोलीय दर्पण जैसे कि हमारे पास में ये कोई गोला है और इसे हम यहाँ से काट लेते हैं तो हमारा ये वाला भाग बन गया, और इसे यहाँ से काट लेते हैं ये वाला भाग बन गया। तो वो बाहर की ओर भी होता है और अंदर की ओर भी होता है। तो ऐसे दर्पणों को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। गोलीय दर्पण जिसका परावर्त पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की वक्रता त्रिज्या वह अवतल दर्पण होता है। जैसे कि हमारे पास में ये एक गोला है, हमने इसे काट लिया तो ये काट के इतना बना। इतना बनने के बाद इस पे बाहर किसी काली कलाई से पारे की पॉलिश से हमने पॉलिश कर दी। तो जब हमने पॉलिश करी तो उभरे हुए तल पे हमने क्या कर ली? इसके पॉलिश कर ली और अंदर वाले तल को क्या बना लिया? हमने परावर्तक बना लिया। तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण बोलते हैं। कैसा दर्पण बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। इसे सरल भाषा में हम इस तरह भी याद कर सकते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है, जब दर्पण में उभरे हुए भाग पर कलाई कर दी जाती है तथा दबे हुए भाग को परावर्तक बना लिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण की कि उत्तल दर्पण क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो उत्तल दर्पण होता है जब हम किसी दबे हुए भाग पर कलाई कर देते हैं और बाहर वाले पृष्ठ को क्या बना लिया जाता है? उभरे हुए तल को परावर्तक बना लिया जाता है। तो ऐसा क्या वो कौन सा दर्पण बनता है? उत्तल दर्पण बनता है। तो हमने दर्पण में दो टॉपिक पढ़े।
गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण किसी गोले का वह भाग होता है जिसे हम काट कर बनाते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास में? गोलीय दर्पण होता है। अब बात करते हैं हम किसमें? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण के बारे में बताया, जब हमारे पास में कोई अवतल दर्पण का उभरे हुए भाग पर कलाई कर दी जाती है तथा अंदर वाले भाग को परावर्तक बना लिया जाता है, तो वह क्या बनाता है? गोलीय दर्पण बनाता है, और वो अवतल दर्पण बनाता है, सॉरी। और जब हम किसी दर्पण के दबे हुए भाग पर कलाई कर देते हैं तथा उपरे हुए भाग को परावर्तक बना लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है? उत्तल दर्पण बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं हम इसमें, जो हमारे पास में दर्पण होता है उसमें दर्पण के साम्य प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। अब दर्पण में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ में आती हैं, तो इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे पास में, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसमें से वो कभी ना कभी हमारे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर दे देता है। तो ये हमारे पास में आप चित्र देख रहे होंगे, ये सी है, इसे बोलते हैं हम वक्रता केंद्र। ठीक है, जो पी है इसे बोलते हैं हम ध्रुव, और जो हमारे पास में एम और एन है इसे बोलते हैं हम द्वारक। तो ये बात तो आप समझ गए कि सी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। पी को क्या बोलते हैं? हम ध्रुव बोलते हैं। और एम और एन क्या होते हैं? इसमें द्वारक होते हैं। अब इसमें बात करते हैं एफ, ये होती है फोकस दूरी, और एक होता है एफ फोकस तल। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरकार ये ध्रुव क्या है, जो हमारे पी दिया हुआ है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब ये देखो गोलीय दर्पण ये था, इसका बिल्कुल केंद्र कहाँ बनेगा? यहाँ पे। तो इसे क्या बोलते हैं? हम ध्रुव बोलते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे पी से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष की। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता के त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होती है। देख रहे होंगे आप, ये इस पर क्या है? अभिलंब है। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र की। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे कि ये हमारे पास में एक पहले से ही गोला था, और इसे काट करके हमने क्या बना लिया? एक पृष्ठ बना लिया। अब काट करके जो हमारा एक गोला था उसे काट करके हमने जो दर्पण तैयार किया है, ऐसे दर्पण जो तैयार किया है, तो हमारे पास में इतना बच गया। तो जिस गोले से वो कटा है उसका जो केंद्र था वो ही इस वाले दर्पण का क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या है? सी। तो इसलिए हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण का पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। किसका भाग है? जो एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे किससे डिनोट करते हैं हम? सी से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या कहाँ है? इसमें देखो सी से लेके आर। सी क्या है? वक्रता केंद्र, और पी क्या है? इसमें ध्रुव। तो पी और सी यानी कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन याद करेंगे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी दर्पण की त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं? उस दर्पण की त्रिज्या कहते हैं जिस दर्पण की हम बात कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें द्वारक की। तो द्वारक क्या है इसमें हमारे पास में? तो एम और एन क्या है? ये दर्पण के द्वारक हैं। गोलीय दर्पण के पृष्ठीय तल वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसका व्यास क्या कहलाता है? हमारे पास सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे mn से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें मुख्य फोकस की। तो मुख्य फोकस क्या होता है इसमें? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है या प्रतीत होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। आगे पढ़ते हैं।
गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं। इसमें कुछ हमारे पास में नोट दिया हुआ है, उसे हमें याद करना है। वो क्या है नोट्स, उसे देखते हैं। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से 2 गुनी होती है। जी हाँ, ये वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है? 2 गुनी होती है। ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक की। तो नया टॉपिक है हमारे पास में जो, उसकी बात करेंगे। नया टॉपिक है हमारे पास में इसमें अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। तो इसमें हमें याद होना चाहिए जो चीज़ें, दर्पण के ध्रुव के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है इसका, आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि वो क्या कह रहा है। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के हम नियम देख रहे हैं। इसमें हमारे पास में पहला नियम दिया हुआ है, यदि हमारे पास में ये एक दर्पण है, ठीक है, इसका ध्रुव क्या है? P है। ये क्या होता है? वक्रता केंद्र C। यहाँ पे क्या होता है? फोकस तल F। अब क्या हुआ? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यदि जैसे कि दर्पण का मुख्य अक्ष है ये, इसके समांतर कोई रेखा ऐसे चलती है तो वो कहाँ से होकर गुजरेगी? उसके फोकस तल से होकर गुजरेगी। तो यही बात कही गई है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये इसका पहला नियम हुआ। अब बात करते हैं इसके दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम क्या है? जब हमारे पास में ये कोई अवतल दर्पण है और इसका ये क्या है? P है, ये C है। यदि कोई रेखा, ये C होता है, ये F होता है, यदि कोई रेखा उसके F से यानी कि फोकस से होकर गुजरती है तो वो क्या होगा? जो उसके ध्रुव वाली रेखा थी उसके क्या होकर गुजरेगी? समांतर होकर गुजरेगी। बिल्कुल क्या होकर गुजरेगी? समांतर होकर गुजरेगी। तो यही बात हमें थ्योरी में कही गई है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी या समांतर होकर निकलेगी। आगे बात करते हैं। ये हमारे पास में कोई रेखा है और ये हमारे पास में P ध्रुव है और ये हमारे पास में C है, ये हमारे पास में F है। तो क्या हुआ? यदि कोई रेखा उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, तो क्या होगा? वो जैसे आई है वो वैसी की वैसी क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। पहले तो आई रेखा, फिर वो ऐसी की ऐसी वापस लौट जाएगी। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण जो होगी वो परावर्तन के पश्चात भी उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाएगी जिस दिशा से वो आई है। ये बात आप समझ गए होंगे। चौथे नंबर की बात करते हैं। अवतल दर्पण के बिंदु P और ध्रुव मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, यह हमारे पास में अवतल दर्पण है कोई, ठीक है, ये हमारा ध्रुव है, ये F है और ये C है। तो जितना जैसे कि ये रेखा आई तो ऐसे आई और ऐसे आई, ये दो रेखा आई हमारे पास में, तो ये क्या बनाती हैं? ये और ये क्या बनाती हैं? बिल्कुल समान कोण बनाती है। एक आपतन कोण बनाती है, एक परावर्तन कोण बनाती है। तो एक रेखा ऐसे आई और वो क्या हुई? ऐसे गुजर गई। यदि कोई रेखा उसके ध्रुव पे आके टकराती है तो वो क्या होगी? ध्रुव पे आके अगर टकराएगी रेखा, मैं एक चित्र दूसरा बना देता हूँ ताकि आप क्लियरली समझ जाएं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ये हमारे पास में कोई अवतल दर्पण है, इसे ऐसे पॉलिश करके रखा गया है। ये हमारे पास ध्रुव है, ये C वक्रता केंद्र है, ये F है। यदि कोई रेखा ऐसे आती है और वो कहाँ पे टकरा जाती है? उसके ध्रुव पर टकरा जाती है, तो क्या होगा? वो सेम उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। यानी कि इसके ध्रुव पे टकराई थी तो उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। तो इस घटना में क्या होगा कि अवतल दर्पण के बिंदु P की और मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। जैसे कि मैंने आपको
प्रकाश के परावर्तन में बताया था कि वहाँ पर वो समान कौन बनाती है, वही घटना हमारी यहाँ पर घटित हुई है।